वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है पंकेश और आज मैं आपको 26 एंड 27 सितंबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम है उसमें आने वाला है। तो गाइज इस करंट अफेयर में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर लिया हुआ आज कुछ न्यू है, आपको पता चल जाएगा। करंट अफेयर के साथ मैंने फैक्ट्स भी रखा हुआ और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही परफेक्ट फैक्ट्स है गाइज। चलते हैं, देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। Today's thought of the day। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डर वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। क्या बात है, क्या बात है, बोलना क्या चाहता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मतलब अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, है ना, और अपने को पता है कि वो काम मुश्किल होने वाला है, सक्सेस मिलने तक वो उस काम में मुश्किलें आएंगे ही आएंगे। अगर आपका धैर्य बीच में ही टूट गया और आप वापस चले गए तो समझ जाना आप जो जिंदगी का इम्तिहान है उसमें आप फेल हो चुके हो, है ना। तो चाहे जितने भी मुश्किलें आए, जितने भी तकलीफ आए, उससे डटे रहना है और उसे रोज करना है, प्रयास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, है ना। इसीलिए आपको इतना कूल, इतना शार्प रखना है कि आपने जो सोचे थे स्टार्ट में करने का, है ना, वही लास्ट के एंडिंग तक होना चाहे कितने भी अप डाउन आए, खुशी आए, दुख आए, कितने भी तकलीफ आए, तभी भी आपको वो रास्ता छोड़ना नहीं है गाइस। कितने ही डगमगाओगे, कितने भी लोग तुमको डगमगाने की कोशिश करेंगे, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी भी आपका पथ को छोड़ना नहीं। अगर छोड़ गए तो आप जीतोगे नहीं, अगर नहीं छोड़े, करोगे तो एक ना एक दिन जरूर जीतोगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ नया गाइस, आपको पता चल जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर रूपी ट्रेड। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी पाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है। तो कौन सा बैंक बना है गाइस भारत का पहला, तो उस बैंक का नाम है यूको बैंक। तो यूको बैंक ये इंडिया का पहला बैंक बना है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव दिया है कि आप रुपए ट्रेड कर सकते हो। तो इस जो यूको बैंक के बारे में और रुपए ट्रेड के बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। तो देखो पहला पॉइंट, देखो यूको बैंक बिकम द फर्स्ट लेंडर टू गेट अप्रूवल्स फॉर द रुपए ट्रेड। तो यूको बैंक को पहला लेंडर है जिसे आरबीआई ने अप्रूव दिया कि आप रुपए ट्रेड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, UCO Bank has received the approval for the Reserve Bank of India to open the special escrow account with the Gazprom Bank of Russia। सिंपल बात रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूको बैंक को अप्रूव दिया कि आप ओपन स्पेशल वास्त्रो अकाउंट ओपन कर सकते हो। किसके साथ मिलके? गैसप्रोम बैंक के साथ मिलके। और ये गैसप्रोम बैंक कहाँ का है? रशिया का है। और ये क्या करने वाले? फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज। ठीक है, तो इंडियन रुपीज का ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूको बैंक का अप्रूव दिया है कि आप स्पेशल वास्त्रो अकाउंट ओपन करो। किसके साथ मिलके? गैसप्रोम बैंक ऑफ रशिया के साथ मिलके। आगे देखो, यूको बैंक विच हैज कोलकाता बेस्ड लेंडर is the first bank to receive the regulator's approval following the decision of RBI to allow the Indian banks to settle the trade in the Indian currency in July। क्या बात है, इनडायरेक्टली पे आप बोलना क्या चाहता है कि आरबीआई ने अभी डायरेक्टली यूको बैंक को अप्रूव दिया है और यूको बैंक ये पहला ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर का है, कोलकाता बेस्ड हेडक्वार्टर है और इसको रिसीव मिला है, अप्रूव मिला है कि आप अब, है ना, इंडियन करेंसी का ट्रेड सेटलमेंट कर सकते हो। तो याद रखना, यूको बैंक का अप्रूव मिला है आरबीआई के साथ, आप रुपी ट्रेड कर सकते हो। और रुपी ट्रेड करने के लिए स्पेशल वास्त्रो अकाउंट के साथ मिलकर किया है उन्होंने, गैसप्रोम बैंक के साथ मिला है। गैसप्रोम बैंक कहाँ का है? रशिया का है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, गैसप्रोम बैंक इज अ रशियन लेंडर which was set up by the world largest gas producer and exporter Gazprom to provide the banking services for the gas industry enterprises।
ठीक है। गैसप्रोम बैंक क्या है, ये रशियन लेंडर है। इसने क्या सेटअप किया है, इसको सेटअप किया क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर गैसप्रोम टू प्रोवाइड द बैंकिंग सर्विसेज फॉर द गैस इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज। तो बैंकिंग सर्विसेज किसको देने वाला है, ये गैसप्रोम, गैस जितने भी गैस इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज है उनको लोन प्रोवाइड करने वाला है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला ये गैसप्रोम बैंक। ठीक है, तो यहां देखो यूको बैंक के बारे में देख लेते हैं। यूको बैंक का फाउंडेशन कब हुआ गाइस, 1943 में हुआ। हेडक्वार्टर कहां पे है, कोलकाता में है। इसके एमडी सीईओ ने सोमा शंकर प्रसाद है और इसका टैगलाइन क्या है, ऑनर योर ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो गाइस क्वेश्चन है, उसका आंसर है, फिर फैक्ट्स है, फिर स्टैटिक है गाइस। तो दिल थाम के बैठो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारा मतलब बहुत सारा। ठीक है, आजकल कैसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं गाइस, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा देख के पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ ₹1700 करोड़ डील फॉर ड्यूअल रोल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल विथ विच कंपनी। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की दोहरी भूमिका के लिए 1700 करोड़ रुपए की सौदे पर हस्ताक्षर की। तो किस बैंक के साथ किया गाइस ऐसा, उस बैंक का नाम है गाइस ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है 1700 करोड़ का डील, और ये लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना देने वाला है। और ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, तो उसके फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन 1700 करोड़ डील विद द ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड for acquisition of dual role capable surface to surface BrahMos missile for deployment of warship of Indian Navy। तो सिंपल याद रखना, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने साइन किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1700 करोड़ से, और ये जो कंपनी है वो क्या बना देने वाला है, ब्रह्मोस मिसाइल बना देने वाला है ना। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल किसके लिए है, इंडियन नेवी के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है। BrahMos is a joint venture between the Defense Research and Development Organization of India DRDO and NPOM Russia। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल ये किनका किनका प्रोजेक्ट है, ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है, इंडिया का डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का, और रशिया का एनपीओएम का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया रशियन ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रोड्यूसेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल that can be launched from the ships, aircraft, submarine and land platforms। तो ये जो है, ये दोनों कंट्री ने जो मिला के ब्रह्मोस मिसाइल एरोस्पेस बनाया है, ये कहां पे यूज होने वाली, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ये कहां लॉन्च कर सकते हैं, कहां से लॉन्च कर सकते हैं, शिप से लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं, है ना, सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं, और लैंड प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च कर सकते हैं। आगे देखो, ब्रह्मोस इज अ नेम्ड ऑन द रिवर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड मोस्वा। ठीक है, तो ब्रह्मोस ये कहां से बना है, अपने इंडिया का ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया का मोस्वा रिवर से मिलके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया है। तो ब्रह्मोस का ये ब्रह्मपुत्र से लिया है, मॉस का मॉस्को ये रशिया का है। तो ब्रह्मोस ये कौन सी नदी से मिलकर बना है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी से मिलकर बना है। आगे देखो, ब्रह्मोस मिसाइल फ्लाइज एट स्पीड ऑफ 2.8 मैच। The range of the advanced version of the missile is 350 किलोमीटर। तो ब्रह्मोस मिसाइल ये फ्लाइज कितना तक करता है, कितनी स्पीड से कर सकते हैं, 2.8 मैच से कर सकता है। और इसका एडवांस रेंज कितना है गाइस, 350 किलोमीटर। तो ब्रह्मोस मिसाइल का एडवांस रेंज कितना है, 350 किलोमीटर। कितने फ्लाई कर सकता है स्पीड से, 2.8 मैच से। ब्रह्मोस ये नेम कहां, कौन से रिवर से बने हैं, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को से बना है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most richly endowed award in science in the world। क्या बोल रहा है, विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक संपन्न पुरस्कार कौन सा है। तो which is the mostly richly endowed award in science in the world। तो साइंस की फील्ड में मिलने वाला सबसे महंगा अवार्ड कौन सा है, द आंसर इज, उस अवार्ड का नाम है ब्रेक थ्रू प्राइज। तो ब्रेक थ्रू प्राइज देख किस क्षेत्र में मिलता है, ये साइंस के क्षेत्र से मिलता है। ब्रेक थ्रू प्राइज ये सबसे महंगा प्राइज है साइंस के क्षेत्र से, ये याद रखना। तो अभी देखो ब्रेक थ्रू प्राइज के बारे में अपन फैक्ट जान लेते हैं। क्या है ब्रेक थ्रू प्राइज,
द ब्रेक थ्रू प्राइज वॉज क्रिएटेड इन 2010। तो ब्रेक थ्रू प्राइज कब बना? 2010 को बना। किसने बनाया? द ग्रुप ऑफ द सिलिकॉन वैली एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग द वेंचर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट मिलनर मार्क जुगरबर्ग एंड हिज वाइफ प्रिसिला चेन ऑफ द फेसबुक एंड सर्जरी ऑफ द ब्रेन ऑफ गूगल। सिंपल। तो ब्रेक थ्रू प्राइज कब स्टार्ट हुआ? 2010 में स्टार्ट हुआ। कोणते ग्रुप ने स्टार्ट किया है? ये सिलिकॉन वैली एंटरप्राइजेस ने स्टार्ट किया है। उसमें कौन कौन आता है? ये आता है, वहां पे कौन कौन है? वेंचर कैपिटलिस्ट मिलियनियर्स है, जैसे कि मार्क जुगरबर्ग है, उनकी वाइफ है प्रिसिला चेन है फेसबुक के, और गूगल के सर्जरी ब्रीन भी है। ठीक है, इन्होंने ब्रेक थ्रू प्राइज को स्टार्ट किया है गाइस, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द 2023 विनर ऑफ द ब्रेक थ्रू प्राइज आल्सो नोन एज द ऑस्कर ऑफ द साइंस। ठीक है, तो याद रखना ब्रेक थ्रू प्राइज को ही क्या, 2023 के ब्रेक थ्रू प्राइज को ही क्या जाना जाता है? ऑस्कर ऑफ साइंस। क्वेश्चन पूछेंगे ऑस्कर ऑफ साइंस किस नाम से जाना जाता है? ब्रेक थ्रू प्राइज के नाम से जाना जाता है, और ये साइंस के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, ये भी याद रखना। और ये अवार्ड अनाउंस किया है रिसेंटली द लाइफ साइंस कैटेगरी एंड वन ऑफ द मैथमेटिक्स एंड वन ऑफ द फिजिक्स। तो ये कौन से कैटेगरी में अरेंज किए? ऑस्कर ऑफ साइंस लाइफ साइंस कैटेगरी में। और वो लाइफ साइंस कैटेगरी में क्या क्या आता है? मैथमेटिक्स आ रहा है, और फिजिक्स की कैटेगरी में दिया जा रहा है ऑस्कर ऑफ साइंस। आगे देखो, द विनर्स विल स्प्लिट द टोटल मोर देन द USD 50 मिलियन। तो ये ब्रेक थ्रू प्राइज में कितने पैसे मिलने वाले हैं? USD 50 मिलियन मिलने वाले, ये याद रखना। तो ब्रेक थ्रू प्राइज ये साइंस की दुनिया में सबसे बड़ा, साइंस की फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है। इसको चालू किया था 2010 में किनके? सिलिकॉन वैली इंटरप्राइजेस ग्रुप ने। उसमें कौन कौन है? मिलनर है, मार्क जुगरबर्ग है, प्रिसिला चेन है, और गूगल के सर्जी ब्रीन है। 2023 का जो ब्रेक थ्रू प्राइज है उसको ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको लाइफ साइंस कैटेगरी में दिया जाता है। दो, पहला है मैथमेटिक्स और दूसरा है फिजिक्स, याद रखना। और इसमें कितना पैसा मिलता है विनर को? USD 15 मिलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट ई-कॉमर्स कंपनी टू सेट अप द सोलर फार्म्स इन इंडिया? बोलना क्या चाह रहा है? भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है गाइस पहली ई कॉमर्स कंपनी? अमेजॉन। तो अमेजॉन ये भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है जिसने सोलर फर्म्स स्थापित किया है। तो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है जिसने भारत में सोलर फर्म्स स्थापित किया, याद रखना। नेक्स्ट, उसके बाद में फैक्ट जान लेते हैं। अमेजॉन अनाउंस इट द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया विद द 3 न्यू सोलर फर्म्स इन राजस्थान विद द कंबाइंड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 420 मेगावाट। Amazon aims to use the 100% renewable energy across its business by 2025। तो Amazon ने क्या बोला है? Amazon ये ई कॉमर्स कंपनी है जिसने पहला ई कॉमर्स में जिसने सोलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, 3 न्यू फॉर्म्स लॉन्च किए राजस्थान में, और उसके टोटल कैपेसिटी कितने हैं? 420 मेगावाट है ना। Amazon का एम है कि 100% हम रिन्यूएबल एनर्जी देने वाले हैं। कब तक? 2025 तक, ऐसा Amazon का कहना है। आगे देखो, Indian project include 210 megawatt project to be developed by Renew Power, 100 megawatt project to be developed by AMP Energy India, and 110 megawatt project to be developed by Brookfield Renewable Partners। तो इंडियन प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड है? 210 मेगावाट प्रोजेक्ट इंक्लूड है। इसको डेवलप किसने किया है? 210 मेगावाट रिन्यू पावर ने। 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट कौन बना रहा है? AMP एनर्जी इंडिया। और 210 मेगावाट का प्रोजेक्ट कौन बना रहा है? ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल एनर्जी। तो गाइस यहाँ देखो अमेजॉन के बारे में आया है, तो अमेजॉन के बारे में देख लेते हैं। उसका फाउंडेशन हुआ था 1949 में, 1994 में, 1994 में हुआ था। अमेजॉन का फाउंडेशन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। ये पहले ऑनलाइन बुक स्टोर था। उसका फाउंडर कौन है? अमेजॉन का जेफ बेजोस है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सीटल वॉशिंगटन DC में है। CEO कौन है? एंडी जेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been elected as the president of Hockey India? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कौन बने हैं हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट? उनका नाम है गाइस दिलीप तिर्के। तो दिलीप तिर्के ये प्रेसिडेंट बने हैं हॉकी इंडिया के, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके फैक्ट देख लेते हैं हॉकी के बारे में। तो दिलीप तिर्के ये फॉर्मर इंडिया हॉकी कैप्टन है। ठीक है, ये मेंबर रह चुके हैं गोल्ड मेडल विनिंग टीम एट 1998 एशियन गेम के, और ये अभी रिसेंटली हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट भी
बने हैं, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री द फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन एंड ओलंपियन हैज बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द हॉकी इंडिया। पहली बार अपने इंडिया में हुआ है कि कोई फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन है ओलंपियन, उसे हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बनाया गया है। तिर्के has recorded 412 international matches as a defender in its career spanning more than 50 years। तो तिर्के इन्होंने 200 412 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और ये डिफेंडर थे, इनके करियर में 15 साल बिताए उन्होंने 412 मैचेस खेलने के लिए। अभी देखो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का फाउंडेशन हुआ था 1924 में, 1924 में। कहाँ पे हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अभी गाइस यहाँ पे लुसाने स्विट्जरलैंड में है। एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? सीफ अहमद है। ये कहाँ के? सीफ अहमद ये इजिप्ट के है। सीयू कौन है? थेरी विल है। ये कहाँ के? सीयू ये फ्रांस के है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, इसके फैक्ट्स आगे बढ़ते हैं और फैक्ट्स है हॉकी के बारे में। अभी रिसेंटली FIH वर्ल्ड रैंकिंग मेंस टॉप कौन है? FIH वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप में कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया कौन से नंबर में है? 4th नंबर में, ठीक है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में टॉप में ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया 4th नंबर में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में वुमेन्स में टॉप में कौन सी कंट्री है? नीदरलैंड में, इंडिया 6th नंबर में। उसके बाद रानी रामपाल ये क्या है? हॉकी इंडिया इंडिया टीम की क्या है? वुमेन्स कप्तान है। और मनप्रीत सिंह ये मेंस हॉकी टीम के कप्तान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये इंडिया में होने वाला, ये भी याद रखना। हॉकी इंडिया के फाउंडेशन हुआ था 2009 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली बने हैं दिलीप तिर्के। इसके सीईओ है एलेना नॉर्मन, ठीक है। सीईओ कौन है? एलिना नॉर्मन है। इसके मेंस कोच कौन है? हॉकी के ग्राहम ब्रीड है। और वुमेन्स कोच कौन है? जेनिकी स्कॉपमैन है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MUFG Bank has boosted the capital of its branches within India by 3,000 crores as a bank looks to expand its India business. MUFG is a bank of which country? MUFG बैंक ने भारत के भीतर अपनी शाखाओं की पूंजी को 3,000 करोड़ बढ़ा दिया क्योंकि बैंक अपने भारत के कारोबार का विस्तार करना चाहता है। तो MUFG किस देश का कंपनी है? ठीक है, तो किस देश की कंपनी है गाइस? MUFG ये है, उस देश का नाम है जापान। तो जापान की कंपनी है MUFG। इसने इंडिया में 3,000 करोड़ का निवेश किया है और वो क्या चाहता है, उनके जो भी इंडिया में जितने भी बैंक्स है उनको एक्सपांड करना चाहते हैं, इंडिया में बिजनेस बढ़ाना चाहता है। तो याद रखना MUFG बैंक कहाँ का है? जापान का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बारे में देखो फैक्ट्स, इस क्वेश्चन के बारे में फैक्ट देखो। जापान की कंपनी है MUFG बैंक, इसने बूस्ट किया है कैपिटल, है ना, इंडिया में जितने भी उनके ब्रांच है, कितने? 3,000 करोड़ रुपए से, ठीक है। और ये क्या करना चाहते हैं? ये एक्सपांड करना चाहते हैं इंडिया बिजनेस को, इंडिया के बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं। इंडिया में जितने भी उनके ब्रांच है उनके ब्रांचेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैपिटल इंजेक्शन द टोटल कैपिटल ऑफ द MUFG बैंक इन इंडिया विल राइज टू द 5,207 करोड़, ठीक है। तो ये जो इंजेक्ट किया है, इंजेक्शन दिया है, कैपिटल इंजेक्शन दिया है इंडिया में अभी 3,000 करोड़ से, तो टोटल कितने पैसे हो गए इंडिया में उन्होंने MUFG बैंक ने निवेश किया है? तो 5,207 करोड़ रुपए अब तक उनके निवेश हो गया है इंडिया में। मतलब उन्होंने इंजेक्ट किया, कैपिटल इंजेक्शन किया, टोटल राइज कितना बढ़ा है? 5,207 करोड़ का बना, ये भी याद रखना। To strengthen its financial base in India and better response to the deserved financing needs of its client through the funds, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल बेस, इंडिया में जितने भी कंपनीज है उनको अगर, है ना, कंपनी है, बैंक है, अगर उनको फंड की जरूरत होगी तो ये लोग क्या करने वाले? फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। उनके क्लाइंट्स को क्या करने वाले? फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द बैंक एस्टैब्लिश MUFG Enterprises Solution India Private Limited as its global capability center that support the technology and innovation arms for MUFG in the year of 2022, ठीक है। बैंक ने क्या एस्टैब्लिश किया है अभी रिसेंटली? इस बैंक ने, MUFG बैंक जापान के, उसने क्या एस्टैब्लिश किया इंडिया में? MUFG Enterprises Solution India Private Limited। ये ग्लोबली कैपेबिलिटी सेंटर है और ये सपोर्ट करने वाला है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को।
ठीक है, 2020 में किया था। नेक्स्ट देखो, बैंक हैज ऑलरेडी एक्सपांडेड इट्स प्रेजेंस बाय ओपनिंग अ ब्रांच एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो बैंक अभी रिसेंटली MUFG बैंक ने अपना एक बैंक है उसको एक्सपांड किया है। कहां पे ब्रांच ओपन किया है रिसेंटली? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भी उसने ओपन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी MUFG बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 2006 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है? चियाडो सिटी टोक्यो जापान में है। इसके सीईओ कौन है? हैंजवा जुनिची है। तो MUFG बैंक का फाउंडेशन हुआ था 2006 में। हेडक्वार्टर है चियाडो सिटी टोक्यो जापान। इसके सीईओ है हैंजवा जुनिची। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग हाउ मच अमाउंट टू इंश्योर लास्ट माइल नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी फॉर 4G एंड 5G इन द ईयर एवरी विलेज अक्रॉस द कंट्री। बोलना क्या चाहता है? सरकार देश भर के प्रत्येक गांव में 4G और 5G के लिए अंतिम छोर तक नेटवर्क पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कितनी राशि का निवेश कर रही है? इंपॉर्टेंट है। तो कितनी राशि का निवेश कर रही है? तो उसका आंसर है गाइस $30 बिलियन। तो $30 बिलियन का इन्वेस्ट करने वाला है गवर्नमेंट। क्यों? 4G और 5G ये भारत के जितने भी गांव है वहां तक पहुंचाने के लिए 4G और 5G इसका नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, इसलिए 30 बिलियन इसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, याद रखना 30 बिलियन। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग नियरली $30 बिलियन टू इंश्योर द लास्ट माइल नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी for the 4G and 5G in every village across the country and build a robust digital infrastructure in the rural areas। तो उनका एम क्या है कि रूरल एरिया में जितने भी गांव है वहां पे 4G और 5G के नेटवर्क जाना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 बिलियन का निवेश किया है। उससे क्या होने वाला है? उसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तगड़ा और बहुत ही रोबस्ट होना चाहिए, उनको भी उनका यूज होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। इसलिए आगे देखो, सो फार द गवर्नमेंट हैज रीच आउट ओवर द 1.5 लाख ग्राम पंचायत। इसके वजह से ये $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं ना 4G और 5G नेटवर्क जाने के लिए। इसके लिए वो पूरे विलेज में जितने भी विलेज में ग्राम पंचायत है, कितने ग्राम पंचायत? 1.5 लाख ग्राम पंचायत तक वो लोग जाने वाले हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। आगे देखो, द गवर्नमेंट इज करेंटली लुकिंग एट 4 to 5 legislation cumulative inclusion of the new telecom bill, the digital personal data protection bill and the IT Act 2000 to create an interactive framework। ठीक है, गवर्नमेंट अभी रिसेंटली 3 से 4 लेजिस्लेटिव कम्युलेटिव देख रहा है। उसमें न्यू टेलीकॉम बिल लाया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया है और IT एक्ट 2002 लाया है। उन्होंने क्रिएट करा है, न्यू फ्रेमवर्क क्रिएट किए। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Sterling and Wilson Solar Solution SWSS has signed an MOU with the Nigerian government along with the Sun Africa for the development, design, construction and the commissioning of solar PV power plants at how many different location in Nigeria। बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली नाइजीरिया के बहुत सारे डिफरेंट जगह में, है ना, बहुत सारे डिफरेंट जगह में सोलर पावर प्लांट्स को चालू करने वाले हैं, डेवलपमेंट होने वाला है, डिजाइन करना है, उनको कंस्ट्रक्शन करना है, कमीशन करना है। ठीक है, उसके लिए स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर सॉल्यूशन ने MOU साइन किया है नाइजीरिया गवर्नमेंट और सन अफ्रीका के साथ, है ना। और वो लोग क्या करने वाले, नाइजीरिया के बहुत सारे जगह में पावर प्लांट्स के सोलर पावर प्लांट को लगाने वाले। तो कितने लगाने वाले ये पूछे, तो कितने लगाने वाले गाइस? 5। ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके फैक्ट देख लेते हैं। Sterling and Wilson Solar Solution, the US subsidiary of Sterling and Wilson Solar Limited, has signed an MOU with the Nigerian government along with its the consortium partner Sun Africa। तो Sterling and Wilson Solar Solution ने, है ना, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने MOU साइन किया है नाइजीरिया गवर्नमेंट के साथ और सन अफ्रीका के साथ मिलके सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 4 जगह नाइजीरिया के। The MOU is for the development, design, construction and commission of the solar power plant aggregating
961 megawatt at 5 different location in Nigeria with a total installed capacity of 455 megawatt। तो क्या बोल रहा है इस एमओयू में क्या करने वाले, वो डेवलपमेंट करने वाले, डिजाइन करने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले और कमीशनिंग करने वाले किसको, सोलर पीवी पावर प्लांट को। और वहां से क्या जनरेट होने वाले हैं, 961 मेगावाट पावर प्लांट का पावर जनरेट होने वाले हैं नाइजीरिया के 5 डिफरेंट लोकेशन में। और इसका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितना है, 455 मेगावाट। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। आगे देखो, दिस प्रोजेक्ट विल अल्टीमेटली बी ऑन एंड ऑपरेटेड बाय नाइजीरिया डेल्टा पावर होल्डिंग कंपनी, अ नाइजीरियन गवर्नमेंट ऑन एंटिटी। तो याद रखना ये जितने भी प्रोजेक्ट है वो कौन ऑपरेट करने वाला है, नाइजीरिया गवर्नमेंट के एक एंटिटी है नाइजीरिया डेल्टा पावर होल्डिंग कंपनी, ये क्या करने वाले, ऑपरेट करने वाले, ये भी याद रखना। तो इसके बारे में नाइजीरिया के बारे में देख लेते हैं। फिर नाइजीरिया के कैपिटल क्या है, अबूजा, उसके करेंसी क्या है, नायरा, उसके प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मदू बुहारी। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which state government has decided to use the air pressure machine SAS developed by the Bangalore based startup across its hospital। किस राज्य सरकार ने अपने अस्पतालों में बैंगलोर स्थित एक स्टार्टअप द्वारा विकसित वायुदाब मशीन सास का उपयोग करने का निर्णय किया है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट गाइस, उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है आसाम। तो आसाम ने डिसाइड किया है कि हम एयर प्रेशर मशीन सास को डेवलप कर रहे हैं, है ना। और कौन करके दे रहा है, बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप अक्रॉस इट हॉस्पिटल, ठीक है। तो बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है वो बना के देने वाले हैं सास नाम का एक एयर प्रेशर मशीन आसाम को। तो उसके बारे में ये फैक्ट्स देख लेते हैं। आसाम गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू यूज द एयर प्रेशर मशीन डेवलप्ड बाय अ बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप अक्रॉस इट्स हॉस्पिटल। तो आसाम के हॉस्पिटल में एयर प्रेशर मशीन सास को डेवलप करके देने वाले हैं बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप, ये याद रखना। सास इज अ पोर्टेबल नियोनाटल कंटिन्यूअस positive air pressure CPAP system that can provide the life-saving breathing support to infant in a hospital setting as well as during the travel। तो सास क्या है, ये पोर्टल है, कौन सा पोर्टल है, नियोनाटल, कौन सा पोर्टल है, ये कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर है। और ये क्या करने वाला है, ये जो सास मशीन से क्या करने वाला, ब्रीथिंग सपोर्ट देने वाले हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हॉस्पिटल में क्रिटिकल सिचुएशन है, उनको ब्रीथिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाले हैं। द मशीन वाज यूज्ड विद द सम बेबीज एट द गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एज द पायलट प्रोजेक्ट एंड द डेमोन्स्ट्रेट द एक्सीलेंट रिजल्ट। ये मशीन का उन्होंने पायलट बेसिस में उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया, कहाँ पे प्रैक्टिकल करके कि ये मशीन काम का है या नहीं है, तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, आसाम के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने प्रैक्टिकल किया और उसका एक्सीलेंट रिजल्ट आया बेबीज के ऊपर, ठीक है, अच्छा काम करता है बोल के बताया। For the development of the machine, InCell technology incubated at the Center for the Cellular and the Molecular Platforms joined hands with the Samriddha Healthcare blended financial facility to strengthen the respiratory। आगे देखो, support for the newborns and the pediatric population in Assam। तो ये जो सास सिस्टम है ये सपोर्ट करने वाले हैं न्यूबॉर्न्स को और पेडिएट्रिक पॉपुलेशन को, जितने भी आसाम के न्यूबॉर्न्स बच्चे हैं और पेडिएट्रिक पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैज इनॉग्रेटेड आरोग्य मंथन 2022 टू सेलिब्रेटेड दी हाउ मेनी इयर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बोलना क्या चाह रहा है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के कितने साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। तो सिंपल, तो कितने साल पूरे हुए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 4 साल पूरे हुए। कितने साल, 4 साल पूरे हुए। इसलिए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इनॉग्रेट किया है, क्या इनॉग्रेट किया, आरोग्य मंथन 2022 को। किसके सेलिब्रेट के लिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सेलिब्रेशन के लिए। 4 साल हुए इसलिए आरोग्य मंथन 2022 को इनॉग्रेट किया है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो गाइस
आप इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं, तो डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। उन्होंने इनॉग्रेट किया क्या? आरोग्य मंथन को इनॉग्रेट किया। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कितने साल पूरे हुए? 4 साल पूरे हुए। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम में कितने हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है? 5 लाख रुपीस का हर साल। जितने भी वल्नरेबल फैमिलीज है ना, और जो बिलोंग होते हैं तो वल्नरेबल फैमिलीज कितने हैं? 10 लाख करोड़ से भी ऊपर ऐसे फैमिलीज को 5 लाख का, कितने लाख का? 5 लाख का हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब? सितंबर 2018 को। ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएम जय, प्रधानमंत्री जय जन आरोग्य योजना, ठीक है, इसको लॉन्च 23 सितंबर 2018 में किया था और ये प्रोवाइड करता है हेल्थ कवर, ठीक है। अब तक कितने लोगों को प्रोवाइड किया है? 10.74 करोड़ पुअर फैमिली और वल्नरेबल फैमिलीज को उन्होंने क्या किया है? प्रोवाइड किया है ये स्कीम को। और इसमें कितने पैसे मिलते हैं? इसमें 5 लाख पर फैमिली, हर साल 5 लाख पर फैमिली उनको दिया जाता है कवर, इंश्योरेंस कवर। आयुष्मान भारत योजना और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे। तो पीएमजे का मतलब क्या होता है? पीएमजे ये कहां किसकी सब्सिडी है? आयुष्मान भारत योजना और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान बोला जाता है, याद रखना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को। कहां पे हुआ था? रांची में हुआ था। किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री ने। कब? 23 सितंबर 2018। कहां पे? रांची में, ठीक है। द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस scheme fully financed by the government of India, provided the cover 5 lakh per family per year for the secondary and the tertiary care hospitalization across the public and the private impaneled hospital in India। तो इम्पोर्टेंट है, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये सब दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस और अश्योरेंस स्कीम है और ये गवर्नमेंट ऑन स्कीम है। इसमें 5 लाख तक का कवर किया जाता है, 5 लाख रुपीस तक का कवर किया जाता है ना। और इसमें पब्लिक और प्राइवेट जितने भी है हॉस्पिटल उसमें ये इसका लाभ दिया जाता है। द स्कीम विल सबस्यूम द सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एंड द सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम विल सब, इस स्कीम में क्या क्या ये जो स्कीम है इसको कौन से सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये जो इंश्योरेंस कॉस्ट है इसमें शेयर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है? 60 के रेशो में, 60 के परसेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट कितना? 40%। तो ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 40% स्टेट गवर्नमेंट का। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Who will inaugurated the Eastern and the Northeastern Zone Dairy Cooperative Conclave at Gangatok in Sikkim? सिक्किम के गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो किसने किया है ये इनॉग्रेशन? तो उनका नाम है अमित शाह। तो अमित शाह ने इनॉग्रेशन किया है ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव। कहां पे? सिक्किम के गंगटोक में। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते उसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यूनियन होम अफेयर्स एंड द कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव। कहां पे? गंगटोक सिक्किम में 7 सितंबर 2022 को करने वाले हैं, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करने वाला है? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया करने वाला है। इसका थीम, ये कॉन्क्लेव का थीम क्या है गाइस? उस कॉन्क्लेव का थीम है रेजिलिएंट ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन्स डेयरी कोऑपरेटिव्स एक्सप्लोरिंग द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच स्टेट गवर्नमेंट has decided to launch a campaign on women safety title हमार बेटी हमार मान, our daughter our honor। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर हमार बेटी हमार मान, हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू करने का फैसला किया? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि हम एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं वुमेन सेफ्टी के लिए और उसको टाइटल दे रहे हैं हम हमार बेटी हमार मान, और इंग्लिश में देखा जाए तो अवर बेटी अवर ऑनर, ठीक है। तो उसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं गाइस।
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं वुमेन सेफ्टी के लिए, और उसका टाइटल है हमार बेटी हमार मान, इंग्लिश में आवर डॉटर आवर ऑनर। इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये अवेयरनेस क्रिएट करने वाले हैं, जितने भी स्कूल में कॉलेजेस में जाने वाले लड़कियां हैं, है ना, उनको अवेयरनेस फैलाने वाले हैं, है ना। और कोई वुमेन्स है उनके ऊपर क्राइम होता है तो उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन के प्रायोरिटी देने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस कैंपेन में गर्ल्स को पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा कि कैसे लीगली राइट्स है आपका, क्या क्या राइट है आपका, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, क्या सेक्सुअल क्राइम्स है, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। वैसे ही इस जो हमार बेटी हमार मान में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। इंडियन आर्मी एंड डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिव रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट DGRE have jointly installed the avalanche monitoring radar in V state। भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE ने संयुक्त रूप से किस राज्य में हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है? तो कहां पे किया है गाइज ये रडार स्थापित? तो उसका आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम में रिसेंटली एक अवेलेंच चैलेंजिंग मॉनिटरिंग रडार को स्थापित किया है। कौन सा? अवेलेंच मॉनिटरिंग रडार। और ये किसने स्थापित किया है? इंडियन आर्मी ने और द डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिव एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, कहां पे किया है? सिक्किम में किया है। तो इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं गाइज। इंडियन आर्मी ने और डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिव एंड रिसर्च एस्टेब्लिश ने क्या किया है? इंस्टॉल किया है। क्या इंस्टॉल किया है? रडार को। कौन सा रडार है? अवेलांची मॉनिटरिंग रडार। कहां पे? नॉर्थ सिक्किम में। इंपॉर्टेंट है। इसका यूज क्या करने काय के लिए? डिटेक्शन करने के लिए। क्या डिटेक्शन? अवेलांचीज को। ठीक है, ये क्या करने वाले हैं? डिटेक्शन करेंगे जितने भी अवेलांचीज है ना, जितने भी अपने एरिया में, मतलब उनके उस एरिया में, है ना, डिटेक्ट होता है लैंडस्लाइड। अवेलांच मतलब रॉकेट्स में डिटेक्ट हो रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करेगा, ये वाला अवेलांच मॉनिटरिंग रडार। ठीक है, दिस रडार हैज द कैपेबिलिटी to detect the avalanche within the 3 seconds of their triggering and will assist the saving valuable life troops and the civilians as also vehicles in the super high altitude area। तो बोलना क्या चाहता है? ये जो रडार है, ये क्या रडार है? ये डिटेक्ट कर सकता है बहुत खतरनाक मिसाइल्स को, अवेलांचेस को 3 सेकंड में, और इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हाँ, उससे क्या होगा? वैल्यूएबल लाइफ जितने भी अपनी जगह है उसको बचा सकते हैं और सिविलियंस को भी बचा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The central government has formed 5-member committee to consider the legally enforceable mechanism for regulating the marketing prices for pharmaceutical firms. Who is the chairperson of the committee? बोलना क्या चाहता है? केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल फर्मों के विपणन प्रथाओं को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है गाइस इस 5 मेंबर कमेटी के अध्यक्ष? उनका नाम है वीके पॉल। तो वीके पॉल, है ना, ये 5 मेंबर कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो वो किस लिए किया है? जितने भी इंडिया में, है ना, जितने भी इंडिया में फार्मास्यूटिकल फर्म्स है उसके ऊपर मार्केटिंग प्राइस के ऊपर लीगल इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म में क्या रेगुलेट हो रहा है उसकी स्टडी करने के लिए। तो उसके फैक्ट देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है 5 मेंबर कमेटी। उसका हेड कौन है? वीके पॉल है। और ये कौन है? ये मेंबर है हेल्थ ऑफ नीति आयोग के। और ये क्या कर, ये कंसिडर करने वाले हैं लीगल इन्फोर्सिबल मैकेनिज्म किनके ऊपर? रेगुलेटिंग द मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल फर्म्स के ऊपर। ठीक है, वैसे ही इस कमेटी में कौन कौन है? एस अपर्णा है, उसके बाद राजेश भूषण है, उसके बाद कौन है? नितिन गुप्ता है ना, और कौन है गाइस? तो देखो कौन कौन है? एस अपर्णा है, राजेश भूषण है ना, उसके बाद नितिन गुप्ता है ना, और कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल भी है। इस ऐसे 4 लोग हैं हाई लेवल कमेटी में, और उसका हेड कौन है? वीके पॉल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो एग्जामाइन, ये वैसे ही क्या पढ़ाई करने वाले? एग्जामाइन करने वाले
The related issue on the requirement of the legal enforceable mechanism for regulating the marketing prices, including the study of the practices across the globe. ठीक है कि जो भी फार्मास्यूटिकल में कितने मार्केटिंग प्राइस है उसमें कैसा रेगुलेट किया जा रहा है, क्या है प्रैक्टिस अभी इंडिया में, कैसे वो कितना प्राइस है, कैसा हो रहा है, सबकी एग्जामाइन भी करने वाले हैं। और उनको बोला है कि आप लोग ये जो रिपोर्ट है 90 दिन में पेश करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which district has achieved the 100% digitization of banking operation? कि जिले ने बैंकिंग कार्यों का 100% डिजिटलीकरण हासिल किया है। तो कौन सा जिला है गाइस? तो उस जिले का नाम है लेह। लद्दाख का लेह ये जिला है, उन्होंने 100% डिजिटाइजेशन अचीव किया है बैंकिंग ऑपरेशन में। ये भी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, इन्होंने 100% डिजिटाइजेशन अचीव किया है बैंकिंग ऑपरेशन में। ठीक है, तो लेह डिस्ट्रिक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही कम ईयर है, एक साल में, इतने एक ईयर में जितने भी बैंकिंग का ऑपरेशन है उसको डिजिटाइजेशन किया है लेह डिस्ट्रिक्ट ने। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as a director of All India Institute of the Medical Sciences, एम्स दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कौन डायरेक्टर बने हैं? तो उनका नाम है गाइस डॉक्टर एम श्रीनिवास। डॉक्टर एम श्रीनिवास ये डायरेक्टर बने हैं कहां के? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज दिल्ली के। इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है डॉक्टर एम श्रीनिवास को, ये डायरेक्टर बने हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज दिल्ली के। श्रीनिवास किसकी जगह में आए हैं? रणदीप गुलेरिया की जगह में आए हैं। ठीक है, रणदीप गुलेरिया जो डायरेक्टर थे 2017 से, उनकी जगह में श्रीनिवास आए, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर श्रीनिवास ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के दिल्ली में 5 साल रहने वाले हैं, या उनका एज 65 होने तक वहां तब तक रहेंगे। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली को ही एम्स दिल्ली बोला जाता है। उसके बारे में देख लेते हैं। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में। प्रेसिडेंट कौन है एम्स न्यू दिल्ली के? मनसुख एम मंडाविया है। इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर एम श्रीनिवास है। और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who has been appointed as a Director General of the Indian Council of Medical Research, ICMR? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कौन बने हैं डायरेक्टर? तो उनका आंसर है गाइस डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर राजीव बहल ये डायरेक्टर जनरल बने हैं कहां के? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, आईसीएमआर के। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर राजीव बहल है। उसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजीव बहल, इन्हें अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, है ना। तो ये कितने साल के रहने वाले हैं? ये 3 साल के लिए वहां रहने वाले हैं। बहल ये करंटली काम कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में करंटली वर्किंग है डॉक्टर राजीव बहल, है ना। ये किसकी जगह में आए हैं? बलराम भार्गवा की जगह में आए हैं डॉक्टर राजीव बहल। ठीक है, आगे देखते हैं। आईसीएमआर अपेक्स बॉडी। ICMR is the apex body of India for the formulation, coordination and the promotion of the biomedical research. Is one of the oldest medical research bodies in the world. ठीक है, तो ICMR ये दुनिया की पुरानी एक मेडिकल रिसर्च बॉडी है, दुनिया की एक पुरानी। और ये क्या करता है? ये इंडिया में फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ द बायोमेडिकल रिसर्च करता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में देख लेते हैं, ICMR के बारे में देख लेते हैं। उसका फाउंडेशन हुआ था 1911 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर राजीव बहल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। Who has been appointed as a Director General of National Center for Good Governance? तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन अपॉइंट हुए, कौन डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो उसका आंसर है गाइस भारत लाल ये डायरेक्टर जनरल बने हैं कहां के? नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? भारत लाल बने हैं। ठीक है, उसके फैक्ट देख लेते हैं। रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर भारत लाल, इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया कहां का? नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का। भारत लाल ये 1988 बैच के इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर गुजरात कैडर के थे। इन्होंने सर्व किया है ना, गुजरात गवर्नमेंट रेसिडेंट कमिश्नर इन इंडिया। ही हैज आल्सो नोन एज द क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भी क्लोज है ये। ठीक है, वैसे नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है किसका?
डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में है, और इसकी एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस कहाँ पे है, मसूरी में है। किसकी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द अंत्योदय दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे इन इंडिया। अंत्योदय दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है अंत्योदय दिवस इंडिया में? तो उसका आंसर है गाइस 25 सितंबर। हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्या काय के लिए बनाया जाता है, इसके फैक्ट देख लेते हैं। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस बनाया जाता है, तो उसके फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया में अंत्योदय दिवस बनाया जाता है, हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी रहता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। ठीक है, ये पंडित दीनदयाल, ये अंत्योदय मतलब क्या होता है? जितने भी अपने इंडिया में पुअर है और पुअर से भी पुअर है, उनको राइज ऑफ द लास्ट पर्सन करने का उन्होंने, अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और राइज ऑफ द लास्ट पर्सन, उनको बढ़ाना है, उनको अच्छा एजुकेशन देना है, इकोनॉमिकली सब कुछ उनका ऐसा उसका अंत्योदय का मीन था। ऐसा बोला था किसने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिन में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और अंत्योदय का मीन क्या है? अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और राइजिंग ऑफ द लास्ट पर्सन। इंपॉर्टेंट है। ये जो अंत्योदय दिवस है, इसको डिक्लेयर किया था किसने? मोदी गवर्नमेंट ने। कब? 25 सितंबर 2014 में। ठीक है, और इस डिक्लेयर किया था, और इसको बनाना कब से चालू किया? 2015 से चालू किया। ठीक है, अंत्योदय दिवस क्या, अंत्योदय दिवस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है? ये मैसेज चाहती है कि जितने भी यूजुअल अपलिफ्टेड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर अपने इंडिया के हैं, वो बढ़ना चाहिए अपने इंडिया में, वो भी आगे, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए इस साल अंत्योदय दिवस 106वें बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय में मनाया था। तो ये 2022 में 25 सितंबर जो अंत्योदय दिवस है, वो क्यों मनाते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन पे। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म, बर्थ एनिवर्सरी कौन से नंबर का था? 106 नंबर का था। तो 106 नंबर के बर्थ एनिवर्सरी थे किसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। और इसी दिन, इनके बर्थडे के दिन 25 सितंबर को अंत्योदय दिन मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The World Pharmacist Day is celebrated annually on which day? विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हर साल कब मनाते हैं? तो आंसर इज ये भी 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो अंत्योदय दिवस और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाते हैं? 25 सितंबर को मनाते हैं। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं गाइस। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ये हर साल 25 सितंबर को मनाते हैं, है ना? याद रखना। इसका थीम क्या है? फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर हेल्थियर वर्ल्ड। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द डे वाज डेजिग्नेटेड इन 2009 बाय द FIP काउंसिल, इंटरनेशनल फार्माकोटिकल फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोटिक at the World Congress of the Pharmacy and the Pharmaceutical Science in the Istanbul, Turkey। तो ये जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ये हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। 2022 का इसका थीम है फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर द हेल्थियर वर्ल्ड। ठीक है, ये जो डे है वो डिजाइन किया था 2009 को। कहां पे किया था? इस्तांबुल तुर्की में किया था। किसने किया था? FIP काउंसिल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते। तो गाइज ये थे अपने टॉप 20 क्वेश्चन विथ फैक्ट्स एंड स्टैटिक। इंपॉर्टेंट था। आजकल जितने भी एमसीक्यू आता है गाइज, वन लाइनर नहीं आता है, क्वेश्चन आंसर तो रहता है, उसमें जो फैक्ट छुपा है वहां से भी पूछते हैं गाइज। तो इसलिए यार गाइज आदत लगाओ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट भी पढ़ने का, उसके डिटेल में थोड़ा फैक्ट्स भी पढ़ने का। थोड़ा सा तकलीफ होंगी, लेकिन वो तकलीफ अच्छा है आपको आगे वाली जनरेशन के लिए, आगे वाली जिंदगी के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज जुड़े रहने के लिए केसीसी स्टडी सर्कल के साथ। फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने केसीसी स्टडी सर्कल को, और ऐसे ही जुड़े रहो। और एक ही बात बोलूंगा मैं, सबका मंगल हो और सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।